हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में भारत का भूगोल डिस्कस कर रहे हैं और भारत के भूगोल में हमने अंतिम क्लास भारत का उत्तर या उत्तर भारत का विशाल मैदान हमने इसमें डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि मैदान मरुस्थल भी हो सकता है और उपजाऊ भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कुछ विद्वानों ने मैदानों को मिट्टी के अकॉर्डिंग प्रदेशों में बांटा है, जैसे भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, भांगर प्रदेश, खादर प्रदेश, रेह प्रदेश, बूढ़ प्रदेश और डेल्टा प्रदेश। इनके बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। उसके बाद चलते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से उत्तर भारत में मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए पहले डिस्कस करते हैं कि भाबर क्या था। भाबर मैंने बताया कि पर्वत के पैरों में, यानी पर्वत के जो जहाँ पर से पर्वत आरंभ होते हैं वहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर का निक्षेप किया जाता है। तो जो वहाँ निक्षेप होता है कंकड़ पत्थर, वो क्या कहलाता है, भाबर प्रदेश। और जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती हैं। तो इस भाबर प्रदेश के नीचे से प्रवाहित होती हैं और जो आगे जाकर निकलती हैं, यानी कि इस प्रदेश के समाप्त होने के बाद, यानी भाबर के दक्षिण में जैसे ही निकलती हैं नदियाँ, तो वहाँ रेतीली या आप कह सकते हो दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है। उसमें वन और झाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलती है। तो उस प्रदेश को क्या कहा जाता है, जहाँ पर नदियाँ फिर से क्या होती है, निकल आती हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। लेकिन तराई क्षेत्र लगभग अब समाप्त हो चुका है। इस क्षेत्र को यहाँ से वन और झाड़ियाँ काटकर इसे उपजाऊ भूमि के तौर पर कार्य इसमें कृषि की जाती है। बांगर प्रदेश वो प्रदेश होता है जहाँ नदियाँ पहले से प्रवाहित होती थी, लेकिन अब वहाँ नहीं होती, क्योंकि उनका इतना निक्षेप हो चुका है कि उस क्षेत्र की हाइट 30 मीटर तक है। और 30 मीटर उसकी हाइट होने के कारण अब नदियाँ वहाँ तक प्रवाहित नहीं होती। और ये क्षेत्र काफ़ी पुराना है, कि नदियों का निक्षेप काफ़ी पुराना है। ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन खादर का एक बड़ा रूप है ये, यानी कि ये मिट्टी काफ़ी साल पुरानी है। वो खादर क्या होता है, प्रत्येक वर्ष जब नदियाँ उफान पर होती हैं तो अपने किनारों पर मिट्टी छोड़ती रहती हैं। तो परतदार हर प्रतिवर्ष वो क्या करती हैं, मिट्टियों का निक्षेप करती है अपने किनारों के पास। तो इस प्रदेश को क्या कहते हैं, खादर प्रदेश। रेह प्रदेश क्या होता है, रेह प्रदेश ज़्यादातर आपको यूपी और हरियाणा में देखने को मिलता है, क्योंकि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर सिंचाई अधिक की जाती है। और अधिक सिंचाई करने से जो भूमि पर एक सफ़ेद रंग की परत बनती है उसे कलर या रेह कहा जाता है। बूढ़, जब एक उपजाऊ मिट्टी से उसकी ऊपर की परत जो मुलायम होती है वो अपर्दन या आप कह सकते हो अपक्षय से समाप्त हो जाती है, और वहाँ पर मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी देखने को मिलते हैं, उस प्रदेश को भूड़ प्रदेश कहते हैं। और डेल्टा, जो नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे डेल्टा कहा जाता है। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत, उत्तर भारत के विशाल मैदान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं कुछ भारत के उत्तर भारत के कुछ विशाल मैदान। ये जो शोर आ रहा है बच्चे, बारिश का है। ठीक है, ये इसे एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बात करते हैं भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान की। उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था ये क्या है, ये आपका पठार है, यानी कि ये हमने बताया था आपको पर्वतीय क्षेत्र है, और ये आपका पठारी भाग है, ये आपकी तटीय रेखा, इसके पास में द्वीप पाई जाती है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो आपको यदि याद हो, हमने आपको बताया था कि यहाँ से और तीस्ता तक शिवालिक श्रेणी का फैलाव है, यानी कि पीर पंजाल से लेकर और नेपाल के बॉर्डर के सहारे तीस्ता नदी तक शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। उसी शिवालिक श्रेणी से यहाँ पर जो विशाल मैदान देखने को मिलता है, एक तो विशाल मैदान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये। ठीक है, दूसरा विशाल मैदान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है,
ऐसे भी कह सकते हो। अब इनका नामकरण करते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ विशाल मैदान है, इसे कहते हैं पंजाब वह हरियाणा का मैदान। ये क्या है? मरुस्थलीय मैदान, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा गंगा का मैदान है, लेकिन ये दो भागों में बढ़ता है बच्चे। इसमें से ये जो है ये दो भागों में बढ़ता है ऐसे। इसे कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, इसे मध्य गंगा का मैदान, और ये निम्न गंगा का मैदान। और ये जो बचा ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी ये इन नदियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। हमने आपको बताया कि हमेशा जब उत्तर भारत का विशाल मैदान की बात करते हैं तो हमेशा भूगोलवेत्ता यही कहते हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा ये विशाल मैदान निर्मित किए गए हैं। सिंधु मैदान की इसलिए बात नहीं की जाती क्योंकि अब उसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है और इसी कारण उसकी ज़्यादा हम बातचीत नहीं करते, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से गंगा चलती है तो ऊपरी गंगा का मैदान जहाँ कहाँ से शुरू होता है? आप सहारनपुर से, है ना, सहारनपुर से लेकर तीस्ता नदी तक ये फैला हुआ है। या आप कह सकते हो सहारनपुर से लेकर कोलकाता तक उत्तरी भारत का मैदान फैला हुआ है, क्योंकि ये देखिए निम्न गंगा का मैदान कोलकाता तक ही है, ठीक है। राजमहल यहीं पर पड़ती हैं पहाड़ियाँ, लेकिन वो पहाड़ियाँ मात्र पठारी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये जो उनके आसपास का क्षेत्र है वो आपको समतल यानी मैदानी भाग देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले नंबर पर क्या था? पंजाब है हरियाणा का मैदान। दूसरे नंबर पर आपका मरुस्थल जो राजस्थान जैसलमेर में पड़ता है, ठीक है, ये मैदान। तीसरा, क्योंकि राजस्थान में अरावली श्रेणियाँ भी हैं, कुछ पठार, मालवा का पठार भी कुछ भाग उसमें आता है, ठीक है, और उत्तर भारत का पठार भी राजस्थान में आता है, तो राजस्थान का कुछ भाग पठारी भी है। लेकिन जो मरुस्थलीय भाग जो है वो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। ये सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर ये वाला क्षेत्र, या आप कह सकते हो ये आप कहाँ तक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक का जो ये पाया जाता है, ये क्या है? उत्तर भारत या उत्तरी गंगा का या ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य गंगा यानी कि आगरा, अलीगढ़, ये जितने भी आगे और बढ़ते हैं कहाँ तक? प्रयागराज तक, वो सब कहाँ थे? मध्य गंगा में। और निम्न गंगा देखिए जैसे ही उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है बिहार से होते हुए और ये झारखंड, इसमें सब में बहती तो नहीं है। मान लीजिए आप कहोगे कि पश्चिम बंगाल में कैसे पहुँच गई? जाती है बच्चे, यहाँ से जाती है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे प्रवाहित होती है और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, है ना। तो ये क्या करती है? निम्न गंगा का मैदान यहाँ निर्मित होता है। तो इस प्रकार ये तीन भाग जो है गंगा द्वारा निर्मित किए गए मैदान के, और ये सिंधु और सतलज इन सबका मैदान बना हुआ है। लेकिन हम पढ़ते किसका है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम यहाँ सतलुज नहीं पढ़ते। ये सिंधु द्वारा निर्मित मैदान की हम इसको सिंधु के मैदान के विषय में से जानते हैं, यानी कि जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया है, क्योंकि एक आप पंजाब आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ भाग हैं जो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान, ठीक है। फिर से देखिए उत्तर भारत के विशाल मैदान कौन कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा का मैदान, मरुस्थल यानी राजस्थान जैसलमेर, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम में, ठीक है। फिर से समझिए, हमने बताया इन भागों को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। उसमें से कौन सा? नंबर 1 पर भाबर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 बांगर, नंबर 4 खादर, नंबर 5 बताइए क्या था? रेह, नंबर 6 बूढ़, ठीक है, और नंबर 7 डेल्टा। इन प्रदेशों में वर्गीकृत किया है भूगोलवेत्ताओं ने, लेकिन उनका मानना है कि ये विशाल मैदान इन नामों से जाने जाते हैं। लेकिन इनमें जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि एक जो मैदान है उसमें भाबर की विशेषताएं भी देखने को मिल सकती हैं, तराई विशेषताएं भी देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ऊपरी गंगा का मैदान है,
अब आप ऊपरी गंगा के मैदान में देखिए, जैसे ही शिवालिक श्रेणी समाप्त होती है वहाँ आपको पत्थरों का जमाव देखने को मिलेगा, और नदियों का पानी वहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नदियों का जो पानी है वो, छोटी नदियों का जो पानी है वो पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होता है, क्योंकि आप पत्थरों को डालकर देखना, उनके नीचे स्पेस या उनके बीच में स्पेस आपको देखने को मिलेगा, तो जहाँ से पानी प्रवाहित होता है। तो कहने का तात्पर्य बच्चे इतना है कि ये जो जितने भी आपको मैंने अभी मैदान दिखाए हैं उन सब में ये विशेषताएं होती हैं, जिसकी अकॉर्डिंग भूगोलवेताओं ने इन प्रदेशों को वर्गीकृत किया है। और आपसे हमेशा पूछेगा, आपको लाइन देगा कि नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, या वो कह देगा कि ऐसे उत्तर प्रदेश या हरियाणा में शुष्क प्रदेशों में अधिक सिंचाई करने से जो भूमि के ऊपर सफेद रंग की परत बनती है उसे क्या कहा जाता है, या वो किस प्रकार का प्रदेश कहलाता है। ठीक है, फिर वो कहेगा कि एक उपजाऊ मिट्टी की मुलायम परत समाप्त होने के बाद किस प्रदेश का निर्माण होता है, भूड़ प्रदेश का निर्माण होता है, या काप मिट्टी के निक्षेप से किस प्रदेश का निर्माण होता है, डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, और इससे पहले जो हम क्लास कर चुके हैं, जो जिसमें कि हम मुख्य गद्य कर चुके हैं, आपका हिमालय पर्वत पढ़ चुके हैं, उसमें जो बड़ी चोटियां हैं वो सब कर चुके हैं, दक्षिण भारत की चोटियां हम पढ़ चुके हैं। इनसे ही भूगोल में या ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृपया इन्हें अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। ठीक है, और आप चाहे कितना भी क्वेश्चन को रट लें, यदि आपने ऐसे क्लासेस को मैप से किया होगा तो हमेशा आपको याद रहेगा कि चोटी कौन सी, वो कहाँ पर थी, और कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित था, ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में जानेंगे हम ये आपको प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कल की क्लास में हम आपके जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार। अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं भारत का धरातलीय स्वरूप, हम डिस्कस कर चुके हैं हिमालय पर्वत, दूसरे नंबर पर उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा नंबर किसका है, आपको प्रायद्वीपीय पठार का। अब प्रायद्वीपीय पठार को भी हम ऐसे ही मैप से जानेंगे। तो ये इसके लिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।